नमस्ते। मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं द नटशल। आज का जो विषय है, यह विषय बहुत ही दिल के नज़दीक है। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने होम स्टेट के बारे में पूरी इंडिया के साथ ये बातें शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए बंगाल को जानना, बंगाल में हो रहे वायलेंस की नींव को पकड़ना, बंगाल के कैरेक्टर को जानना, खासकर जब हम बंगाल के इलेक्शन के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो शहर है बंगाल, इसमें तमाम खामियां हैं, लेकिन इन तमाम खामियों के बावजूद ये पॉलिटिकली जागा हुआ है। तो आज सुनते हैं बंगाल का सच। बहुत सारी डिटेल्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, EPW, हिंदू के जो ईयरली मैगजीन्स आते हैं, वो सब इसमें बहुत रिसर्च हुआ है। शुरुआत करते हैं जर्नी की जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे स्टेट में आते हैं अपने कैंपेनिंग के लिए, यहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, बीजेपी के कैंपेनिंग के लिए। जब वो यहाँ आते हैं तो उन तमाम लोगों को ऑनर करते हैं स्टेज पर, जिन लोगों को एलिजिडली उनके घर वालों को, क्योंकि वो लोग बीजेपी सपोर्टर थे, तो उनके घर वालों को एलिजिडली खून कर दिया जाता है और उसके फलस्वरूप उनके फैमिली मेंबर्स को नरेंद्र जी मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, वो उनको ऑनर करते हैं, उनको स्टेज पर बुलाते हैं। ये उनका एक कैंपेन का हिस्सा था। इसके बाद एक और चीज हाईलाइट हुई इसमें कि किस तरीके से बंगाल में जो समस्याएं हैं इलेक्शन को लेकर के, वायलेंस को लेकर के, उसको बीजेपी ने कैपिटलाइज किया, उसको बीजेपी ने पोर्ट्रे किया कि इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे है। और ये गलत भी नहीं है इन सेंस, क्योंकि बहुत सारा वायलेंस हुआ है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करिए, जहां पे बंगाल स्पीक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। वहां आपको बंगाल स्पीक्स के प्लेलिस्ट में पूरे 8 फेजेस की जो इलेक्शन हुई थी, उसमें तमाम वायलेंस की डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। बात करते हैं 2 इंसिडेंट्स की। जब यहाँ पे बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नड्डा जी आए थे और उसके बाद अमित शाह जी आए थे, दोनों के बंगाल के विजिट के समय पे वायलेंस देखी गई थी। बीजेपी का कहना है कि मोर देन 300 बीजेपी कार्यकर्ता, उनकी मौत हो गई है 2021 के इलेक्शन में बंगाल में। दूसरी तरफ टीएमसी आर्गुमेंट देती है कि अगर आप लोग टीएमसी की शुरुआत देखें, मतलब 1998 में जब टीएमसी आई, तो वहां से शुरुआत देखें तो वहां से लेकर के अब तक मोर देन 1000 टीएमसी वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स हैव बीन किल्ड। अब ये मारने वाली बात कंटिन्यूअसली चल रही है। इस दौरान मोनोबिना गुप्ता, एक बहुत बड़ी राइटर हैं, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। पहला दीदी, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, और दूसरा द लेफ्ट पॉलिटिक्स इन बंगाल। बंगाल में इन दोनों किताब में उनका जो जिस्ट है वो ये कहती हैं कि बंगाल में वायलेंस और पॉलिटिकल रिलेशंस ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ही आम बात है। पॉलिटिकल वायलेंस एस्टैब्लिश किया जाता है टू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल ओवर द मासेस। यहां का जो नेचर है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें यह है कि अगर आपको दबदबा बनाए रखना है तो आपको वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। आप वायलेंस को यूज करते हैं और ये बहुत सालों से चला रहा है, डेकेड्स से चला रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसके जो नेचर ऑफ वायलेंस है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। हम बात करते हैं बंगाल एंड पॉलिटिकल वायलेंस। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती तौर से समझते हैं कि जब से इंडिया आजाद हुआ था तब से लेकर के अब तक वायलेंस चल रहे हैं। लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, तो बंगाल में रूल करने वाली पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बंगाल में पॉलिटिकल चेंज आता है 1960s में, एक मेजर चेंज आता है। प्लीज इस बात को समझिए। 1947 से 1960s तक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूल होता है, लेकिन 60s में बंगाल में मेजर पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। ये पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं पीजेंट मूवमेंट के तौर पे आते हैं। पीजेंट मूवमेंट इन द सेंस कि पीजेंट्स जो हैं वो जमींदारों के द्वारा दबे कुचले लोग थे, और ये दबे कुचले जो लोग थे ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उनका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता कि इसके बाद अब बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो एक आंदोलन करते हैं, एक पीजेंट मूवमेंट करते हैं, तो इवेंचुअली काफी वायलेंट हो जाता है। बात शुरू होती है, ये जो डोमिनेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है पीजेंट्स के लिए। जो डोमिनेटिंग नेचर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है पीजेंट्स के लिए। और जब ये पीजेंट मूवमेंट चरम सीमा में जा रहा होता है, तब 1960s में जो आईएनसी का जो दबदबा है बंगाल में, इसमें थोड़ी सी हल्की हुई नजर आती है, इसमें थोड़ी सी पकड़ कमजोर होती हुई नजर आती है, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आप स्टेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आपके स्टेट के पीजेंट्स लोग आपसे नाराज हैं, रेबेलियन पे उतर आए हैं। तो इससे बड़ी दिक्कत की बात है सरकार के लिए और क्या हो सकती है। इसके अलावा इवन दो, मैं आपको कोट में बता रहा हूं, ये जो इंडियन एक्सप्रेस में निकला था, इवन दो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस बट द पीजेंट्स ऑफ बंगाल वर नॉट।
कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर करी है कि रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ बंगाल का उस समय 1967-68 के समय की बात कर रहा हूं मैं, जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री ने एक बंगाल की रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट में 1953 से डेटा था। तो उसमें यह कहा जा रहा है कि टोटल लैंड अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन एकर्स की जो टोटल लैंड है उसमें से 93%, आई रिपीट 93% वेयर इन द कंट्रोल ऑफ द जमींदार्स। तो स्वाभाविक रूप से जो फ्यूडल क्लास है इसकी दबदबाहट थी पीजेंट्स पे। अब जरा सोचिए 50 से लेकर के 66-67 तक ये रवैया चलता रहा। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ है ये नहीं चलना चाहिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है, जो कि ये गवर्नेंस प्रिंसिपल है। अब हुआ ये कि मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 25 मार्च 1967। 25 मार्च 1967 में एक खतरनाक चीज होती यह है कि एक ब्रूटली एक पीजेंट को, एक शेयर क्रॉपर को ब्रूटली एक जमींदार उसको असॉल्ट करता है और वहां से एक आंदोलन का जन्म होता है जो कि बहुत ही वायलेंट हो जाती है। उसमें जमींदारों के ऊपर फिजिकल असॉल्ट का शुरुआत होती है और ये जगह है जहां से ये चीज शुरू हुई, जहां पे इस पीजन को मारा गया, ब्रूटली असॉल्ट किया गया, जहां से ये वायलेंस चीज शुरू हुई, उस जगह का नाम है नक्सलबाड़ी। ये नक्सलबाड़ी यहां से शुरू होती है, नक्सल मूवमेंट यहां से शुरू होता है। गौर देने वाली बात यह कि नक्सलिज्म या नक्सलबाड़ी मूवमेंट बिगैन विद द पीजेंट मूवमेंट, जमींदारों के खिलाफ एक लोकल इश्यू से शुरू हुआ और इवेंचुअली इसने अपने अपने मैनिफेस्टेशंस बढ़ाने लगे। राइज ऑफ, और इसने एक और चीज करी, वो यह है कि क्लास वायलेंस को जन्म दिया। राइज ऑफ क्लास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, राइज ऑफ क्लास नॉट कास्ट, राइज ऑफ क्लास बेस्ड पॉलिटिकल जो आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो बंगाल में शुरू करी गई। नॉर्मली हम लोग देखते हैं, अगर आप यूपी बिहार के साथ कंपेयर करेंगे बंगाल के वायलेंस को, तो यूपी बिहार में वायलेंस नॉर्मली देखा जाता है रिलीजन के बेसिस पे, नॉर्मली देखा जाता है कास्ट के बेसिस पे कि ठाकुर, एससी, दलित, इनके बीच में फाइट्स हो रही होती है। बंगाल में ये कास्टिज्म का रोल बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। बंगाल में रिलीजन का भी बहुत नेग्लिजिबल रोल है, जिसका रोल है और वो है क्लास, और वो नक्सलबाड़ी मूवमेंट से शुरू हो रहा है। होप आपको समझ में आ रहा है कितना रोमांचकर और कितनी खतरनाक एकेडमिक डिस्कशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग घुस रहे हैं एकेडमिक डिस्कशन में। जो मैंने कहा कि क्लास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज या क्लास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो जाती है नक्सलबाड़ी, तो उसमें एक अनकहीं सी क्लासिफिकेशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस वर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपर क्लास लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स। ये पीजेंट्स जिनके पास जमीनें हैं, अबंडेंस में जमीनें हैं। एक और नई पार्टी आती है जिसका नाम है CPIM, मार्क्सिस्ट। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको ये रिप्रेजेंट करते थे उनका नाम है मिडिल क्लास पीजेंट्स। और जिस वायलेंट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जो नक्सल ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो है CPIML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये रिप्रेजेंट करते थे उन भूमिहार जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहार इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जिनके पास लैंडलेस लेबरर्स, जो लोग लैंडलेस लेबरर्स है, SC ST माइनॉरिटी, उनको रिप्रेजेंट करती थी ML। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस, मार्क्सिज्म और ML जो CPIML है, ये तीन क्लासिफिकेशन में बढ़ गई पॉलिटिकल पार्टीज इन टर्म्स ऑफ क्लास सिंस 1967, जब से नक्सलिज्म या नक्सलबाड़ी मूवमेंट शुरू हुआ है। 1972 में आफ्टर द डेथ ऑफ चारू मजूमदार, कौन है चारू मजूमदार? चारू मजूमदार बेसिकली नक्सल मूवमेंट के फाउंडर हैं। तो उनकी डेथ हो जाती है 1972 में। हालांकि बंगाल के ऊपर नक्सल मूवमेंट का इन्फ्लुएंस, बंगाल की पॉलिटिक्स पर नक्सल मूवमेंट का इन्फ्लुएंस कम नहीं होता है। बंदूक, बम्स यही डोमिनेट करते हैं स्टेट इलेक्शंस का, और वो आज भी इस 2021 इलेक्शन में भी हुआ है। कलकत्ते की सड़कें खून से लथपथ होती थी एक समय पे, और पॉलिटिकल किलिंग वर वेरी कॉमन। कलकत्ते ने बहुत सारे विटनेस किए हैं, बहुत सारे डोमिनेंस नक्सल मूवमेंट्स को विटनेस किए हैं, और इन डोमिनेंट नक्सल मूवमेंट को रोकने के लिए पुलिस की भी बहुत खतरनाक रिस्पॉन्ड रही है, उसको हम लोगों ने विटनेस करा है। फेक एनकाउंटर्स ऑफ द नक्सल एक्टिविस्ट और उनके सपोर्टर्स का बहुत लंबा लिस्ट है, ये खत्म ही नहीं होता है। वायलेंस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा अब सिर्फ नक्सल और पुलिस में, ये वायलेंस जो है वो CPIM और कांग्रेस में भी फैलता रहा। इवेंचुअली हुआ ये कि 1971 की जो लोकसभा इलेक्शन थी, 1971 की जो लोकसभा इलेक्शन थी, उसमें लोग जो है वो इतने डरे हुए थे, वो वोट नहीं देने आ रहे थे। सरकार ने ये तक कह दिया कि जो लोग वोट देने आएंगे, ये लोग जो लोग वोट कंडक्ट करेंगे, उनको कैश ऑफर्ड करी जाएगी, उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन तक दी जाएगी। सिचुएशन इतनी खराब थी, आप समझ रहे हैं। इसके बाद 1972 में, 71 में लोकसभा इलेक्शन थी, 72 में स्टेट असेंबली इलेक्शन थी, और स्टेट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने मसल पावर का इस्तेमाल किया, इलेक्शंस में। और इतने मसल पावर के बाद भी लेफ्ट मूवमेंट को रोकना नामुमकिन होता जा रहा था, एकदम नामुमकिन होता जा रहा था। जैसे ही 1977 की इलेक्शंस आती है तो लेफ्ट ब्रिगेड या लेफ्ट बैस्टियन शुरू हो जाता है। लेफ्ट मूवमेंट, जिसको हम लोग लाल सलाम के नाम से जानते हैं, वो शुरू हो जाता है, वो पार्टी में आ जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेती है 1977 में, और यहां से 2006 तक एक कंटिन्यूअस फेज रहता है जिसको हम लोग कहते हैं द लेफ्ट बैस्टियन रूल। यहां पे हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि लेफ्ट बैस्टियन रूल से लेकर के अब तक का जो 21 का इलेक्शन है, इस फेज में क्या हुआ। उम्मीद करते हैं आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे सके इन ए नटशेल। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और इंफॉर्मेशन जानने के लिए। नमस्ते।